एयर कमांडोर साहब, ये जो आफरीदी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, दोनों हमारे लिए मोहतरम, लेकिन हम ये समझने से कासिर हैं कि वो किस तरह की पॉलिसी का चेंज चाहते हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बातचीत भी हो रही है, जिरगों से मुलाकात भी हो रही है, मुल्क बॉर्डर के इस तरफ पाकिस्तान के अंदर भी बात हो रही है, बॉर्डर के उस तरफ भी बात हो रही है, और फिर जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहे हैं। तो क्या पॉलिसी का चेंज आपकी समझ में आता है इन लोगों की गुफ्तगू सुनने के बाद? मेरा ख्याल है आपके दूसरे दो पैनलिस्ट ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे इस पर कमेंट करने के। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत हौसला दिखाया है। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कमेंट ऑफर करता हूं आपको जी। क्योंकि देखिए, जब भी आप इस तरह की वॉर में जाते हैं तो आप जब टेररिस्ट को फॉलो चेज करते हैं, तो मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के पास बहुत एक्यूरेट, टाइमली और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, इनके हाइड आउट सबकी तफसीलें मौजूद हैं। उनकी लोकेशंस, उनके सारे के सारे कंपाउंड्स, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स और सब के सब तफसीलन उनकी लोकेशंस और सब कुछ पता है। इसके बावजूद जब ये हमें स्ट्राइक की थी कुछ पिछले दिनों में, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ फ्रॉम फोर्सेस की सोर्सेज से कि बहुत कैलकुलेट स्ट्राइक की गई थी और मैयड की गई थी, इसलिए कि ऑलमोस्ट जितनी अप्रूवल हुई थी वो 5 या 10% से ज़्यादा टारगेट्स नहीं थे जो अंडर डिस्कशन आए थे। अच्छा, होता यह है कि जब आप इस तरह की टारगेटिंग करते हैं तो फिर जाहिर है अगर आप इसके अंदर स्पेस दे देते हैं या नेगोशिएशन करने के लिए इसको पॉज कर लेते हैं, तो आमतौर पे ऐसी जो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कर रही होती है फोर्स, वो ऐसा नहीं करती। उस वजह से कि टेररिस्ट को हाइड आउट का टाइम मिल जाता है, रीलोकेट का करता है, अपने एसेट्स शिफ्ट कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा रीग्रुपिंग हो सकती है। अच्छा, ये बड़ा रेयर होता है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त जेस्चर दिखाया था कि आपने एक दफ़ा पॉज किया और दोहा मुज़ाकरात पर चले गए। वो बड़ा हैरानकुन था। आमतौर पे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पाकिस्तान ने ऐसा किया। फिर आप एक और चीज़ नोट करें कि जब ये मुज़ाकरात इस्तांबुल शिफ्ट हुए तो मुझे और हैरानगी हुई एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कि पाकिस्तान की वन लाइन डिमांड थी सिर्फ कि टेररिज्म वहाँ से बंद होना चाहिए जो एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे उनकी मर्जी से हो रहा है चाहे उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है। और जाहिर है दोनों सूरतें हैं इसके अंदर। तो फिर जब इस्तांबुल में मुज़ाकरात शुरू हुए तो हमने दोबारा देखा कि 4-5 दिन तक स्टॉल होते रहे, 92 घंटे होते हैं 4 दिनों में, 50 घंटे तक मुज़ाकरात होते रहे, यानी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा टाइम तक मुज़ाकरात होते रहे। और अब मुझे पता लगा है कि जब ये एयरपोर्ट पे हमारा डेलीगेशन पहुंच के चेक इन कर चुका था तो फिर बुलाया गया, तालिबान ने दोबारा रुजू किया, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं कि नहीं, पाकिस्तानी डेलीगेशन अगर वापस आए तो हम दोबारा डिस्कशन के लिए तैयार हैं। मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी अर्ज करना चाहूँगा कि ये मुझे लगता है वो सिर्फ बारगेनिंग चिप या बारगेनिंग लीवरेज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो हिंदुस्तान से राब्ते में है और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेते हैं थ्रू काबुल ऑफ कोर्स। और ये नेगोशिएशन लीवरेज मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जाहिर है जब अंडर प्रेशर आते हैं पाकिस्तान का, देखिए जब भी कोई इस तरह का एग्रीमेंट होगा वो 3, मैं उसको AAA कहता हूँ, अश्योर्ड एक्शनेबल एग्रीमेंट होना चाहिए। अश्योर्ड हो इसका मतलब है हमारी जो बाकी हमारे दोस्त ममालिक है वो अश्योर करें, एक्शनेबल का मतलब है नजर आना चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकली या वर्बल से नहीं होता। और वो भी डिफेंस मिनिस्टर ने ठीक कहा कि अगर ये कोई स्टेट होती, फॉर्मल एक रिकग्नाइज मुल्क होता और उनकी रिट होती पूरे मुल्क में, तो हम कॉन्ट्रैक्ट बगैर रिटर्न भी शायद मान लेते और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते। तो ये अनयूजुअल जेस्चर पाकिस्तान की हुकूमत ने पहले ही दिखाया है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इसके इंडियन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आप नोट करें कि बहुत ज़्यादा लीवरेज दी जा रही थी उस वक्त भी, जब उनके मुल्ला मुत्तकी ने विजिट किया था, उन्होंने सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए पास्ट में, फिर भी गले लगा लिया उन्हीं अफगानिस्तान की हुकूमत के सो कॉल्ड, जिनको चंद हफ्ते पहले तक वो दहशतगर्द कहते थे और बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाते थे, ना सिर्फ फंडामेंटलिज्म के, उनका एयरलाइन का हाईजैक हुआ था, एयर इंडिया का जहाज़, वो तक कहते थे हम बदला लेंगे। सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से एक और ये है कि देखिए, इसको सैबोटाज करने के लिए और प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करने के लिए उन्होंने देखा कि एक तरफ अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो हमें स्ट्रेच कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने उन्हीं दिनों में एक्सरसाइज शुरू की है साउथ ईस्ट की तरफ हमारे। तो ये सारा एनवायरनमेंट क्रिएट करके मुझे ये लग रहा है कि हमने पहले ही लीवरेज दिया है, हमें हार्ड आना पड़ेगा। जो कहा जा रहा है कि हम हार्ड स्टेट होंगे, उसके अलावा चॉइस कोई नहीं है। लेकिन आखिरी लफ्ज़ मैं इस पर ज़रूर ऐड करता चलूँ कि ये बाई चॉइस नहीं हो रही, ये कंपल्शन है हमारी, क्योंकि हमने बहुत सैकड़ों नहीं हज़ारों जनाजे, तकरीबन 4000 हमारे जनाजे इन 4 सालों में उठाए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी कीमत है। तो आई होप एंड प्रे कि ये आइंदा बेहतरी हो जाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर इतने हैं कि कामयाबी होती मुझे नज़र नहीं आ रही। और सर, मैंने जो अपना सवाल किया था, आपने ठीक है कहा कि उनसे जवाब नहीं, और वो क्योंकि ये भी स्ट्रेटजी का हिस्सा ही है ना कि आपका जो अंदर
जो सियासी रिजॉल्व है वो भी तो नज़र आना चाहिए ना। जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है दिफा के मामले से या खारजा मामले से, तो उनको इसमें ज़रा एहतियात से बात करनी चाहिए। बहुत नाजुक मामला है।